So the main reason why I couldn't crack my NEET examination at the first attempt was my class 11th. Many of my juniors और जो अभी क्या कहते हैं क्लास 11 में करेंटली स्टडी कर रहे हैं या फिर जो अभी ड्रॉप ईयर पे हैं वो सभी रिलेट कर पाएंगे कि उनकी लाइफ का मतलब उनकी नीट की जर्नी का सबसे मुश्किल फेज यही क्लास 11th का ही होता है. So hi guys, I am Shashwat Singh and I have secured an all India rank of 7162 in NEET UG 2024 and आज हम बात करने वाले हैं about the most difficult phase of any NEET aspirant, that is class 11th. So मेरी भी क्लास 11th बहुत ही बेकार थी एंड क्लास 11th में ना अच्छे से फोकस करने की वजह से या फिर ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था एंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 499 मार्क्स ही थे सिर्फ. So in this video we are going to talk about the strategies, materials and some pro tips at the end subject wise. So let's dive right into the video. Start करते हैं हम सबसे पहले अपने पहले सब्जेक्ट से, that is physics. And फिजिक्स का नाम सुन के कुछ लोग तो घबरा गए होंगे एंड बहुत लोगों को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में दिक्कत होती है क्योंकि क्लास 10 से 11th का जो ट्रांजिशन होता है, स्पेशली अगर आप सीबीएसई बोर्ड पे हो तो आपको ये पता होगा एंड रिलेट कर पाओगे मेरे से कि क्लास 10 से जब हम 11th में जाते हैं ना तो फिजिक्स जो होती है ना वो अलग ही लेवल पे चली जाती है. आप 11th में आते हो, फिर आपको एफबीडी बनाने होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपको पूरे वेक्टर्स तोड़ने पड़ते हैं. सो अभी तो सिर्फ बहुत छोटी सी बात है लेकिन पूरे क्लास 11 का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी वास्ट है. सो हम फिजिक्स में बात करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल्स यूज़ करें. से जो अभी क्लास 11th में नए आए रहते हैं उनको यही पे नहीं पता होता है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना होता है क्योंकि वो लोग बहुत लोगों से अपने या फिर फ्रेंड सर्कल से सुनते हैं कि कोई इरोडो सॉल्व कर रहा है, कोई एचसीवी सॉल्व कर रहा है, कोई अलग ही कोई चीज़ सॉल्व कर रहा है, कोई जेईई एडवांस के पेपर सॉल्व किए पड़ा है. सो ये सब हम लोग को नीट यूजी की प्रिपरेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब आप ये सब सॉल्व कर सकते हो. सो मटेरियल में मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई ऑफलाइन में या फिर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो लाइक आकाश, एलन या पीडब्ल्यू, तो आप उनके मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनके मॉड्यूल्स में एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एंड वो हर एक क्वेश्चन टाइप को कवर भी करते हैं एंड साथ ही साथ उनमें पीवाईक्यूज भी रहते हैं तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी. अब आपने अगर मॉड्यूल सॉल्व कर लिया है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा तो आप अपनी कोचिंग के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व करो. अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के नहीं है, ये जो आपकी कोचिंग में एग्जाम्स होते हैं ना, जो टर्म एग्जाम्स होते हैं या फिर फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं या फिर जो ऑल इंडिया लेवल पे पेपर्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो क्योंकि उसमें भी आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे. एंड हमारा फिजिक्स का मेन मोटिव यही रहता है कि हम एग्जाम से पहले ही सारे क्वेश्चन से इम्यून हो जाए ताकि अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखे तो हम राइट द वे हमें ये पता रहे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. हम सोचने में टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि हमारा फिजिक्स सेक्शन ऑलरेडी बहुत लेंदी आता है एंड उसमें टाइम लगता है, 1.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं. सो आपको उसमें स्पीड बिल्डअप करने में ये हेल्प करते हैं. फिजिक्स का फंडा सिंपल है, आप अपनी कोचिंग के जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो. देन उसके बाद आपको घर आना है, आपको अपनी मॉड्यूल सॉल्व करनी है. जब मॉड्यूल सॉल्व कर लो तो उसके बाद अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो. जब नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो देन अपने कोचिंग के पेपर्स के कोचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. जब वो भी हो जाए ना आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो आप एचसीवी लगा सकते हो क्योंकि अभी अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप नए तरीके के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो ताकि अगर बाय चांस नीट में कोई भी आउटसाइडर क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं जो कि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं तो आप एक एज पे रहोगे कि आपको पहले से ही वो चीज़ें पता है. लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एचसीवी सॉल्व करो ही करो क्योंकि आप वैसे भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं. हम बात करते हैं केमिस्ट्री की. हम केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी स्ट्रेटेजी है वो सेम एज फिजिक्स है, बस मटेरियल में एक चेंज करना है कि मटेरियल में आपको कोई एज सच कोई बाहर की बुक नहीं लगानी है, आपको अपनी ही एनसीईआरटी लगानी है. क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एंड ये डिट्टो क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था. काफी बच्चे इसमें फंस गए थे क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना वो लोग कुछ लोग उसको मतलब अप्रोक्सीमेट करके आंसर करके आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना था क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी में आंसर दिया था ना वही एक्चुअली करेक्ट आंसर माना गया था. सो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि वैसे के वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मटेरियल्स आर क्वाइट सिंपल. इसमें सिर्फ आपकी एनसीईआरटी चाहिए आपको एंड आपके कोचिंग के नोट्स चाहिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अपनी मॉड्यूल या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग का पार्ट होता है. इसमें आपको यही ट्राई करना है कि आप जितना मेमोराइज कर सकते हो उसको मेमोराइज कर लो. मेरा तो ये था कि मैं रोज़ सुबह मतलब जब अपने ड्रॉप ईयर में था जब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी मैं सुबह का पहले आधे घंटे में सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटता था
हाँ राइट, रटता था। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप समझने जाओगे या फिर कुछ चीजें आप, होता नहीं है कि अब टीचर ने तुम्हें बता दिया लेकिन तुम फिर भी पीछे पड़ गए टीचर के कि सर ये हो कैसा रहा है, सर ये एनसीईआरटी का डेटा है लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन जानने से अच्छा है कि आप जो एनसीईआरटी का डेटा है एज इट इज रट लो, क्योंकि नीट आपसे उसका रीजन नहीं पूछने वाला है। वहां पे सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टिक करके आपको आगे बढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक बायोलॉजी, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपकी मेमोरी पे पूरा चीजें डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी उसको गेस कर पाते हो कि उसका सही आंसर क्या है। इसमें टाइम मैटर करेगा एंड आपका ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी कर लो तो फिजिक्स एंड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तो टॉप क्लास टाइम मिलता है फिर उसको करने में। कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर योर मॉड्यूल, योर कोचिंग मॉड्यूल्स, योर नोट्स एंड एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। तो आपको अब ऑर्गेनिक में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि नया नया क्या 10th में भी पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो उतना इनफ नहीं होता है क्योंकि 11th में आते आपको हाइड्रोकार्बन, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है ना, आपको लगता है कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप अपने कोचिंग से जो भी आपको पढ़ाया जाए वो घर पे आके रिवाइज करो, थॉरो रीडिंग करो एनसीईआरटी की। मैं तो बताता हूँ, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स दिए गए ना, क्वेश्चंस नहीं, जितने भी एग्जांपल्स दिए गए ना, जितनी भी रिएक्शन दी गई ना, सब रट डालो। क्योंकि मेरा ये बता रहा हूँ कि अगर पेपर जरा सा भी एनसीईआरटी बेस्ड आ गया ना, जैसे इस साल का पेपर पता है एनसीईआरटी बेस्ड आया था पूरा केमिस्ट्री का, तो मेरे को जरा सा भी टाइम नहीं लगा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें एज सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे ही नहीं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे कि ये रिएक्शन दी है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड वो रिएक्शन जो थी वो एनसीईआरटी की दी गई हुई थी। तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर कहूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी जितनी भी रिएक्शंस दी है, सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एट द एंड ऑफ योर क्लास 11th। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये भी कर सकते हो कि आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें सारे नेम्ड रिएक्शन लिख लो कि कौन से रिएक्शंस होती है। जैसे एल्केन बनाने के लिए कौन से हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं, या फिर एल्कीन बनाने के लिए कौन से रिएक्शन यूज करते हैं। नेम्ड रिएक्शन होती हैं जो बर्च रिएक्शन, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, ये सब चीजें एक अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में किसी कॉपी पे लिख डालो। मैंने तो यही किया था कि मैंने एलएचएस हर रिएक्शन का लिख लिया था एंड आरएचएस मेरे को खुद से लिखना था, एंड कुछ क्वेश्चन में एलएचएस एंड आरएचएस दोनों लिखता था, एंड उसका जो रिएजेंट होता है वो मेरे को खुद से गेस करना पड़ता था। तो ये मैं प्रैक्टिस पहले से ही करके जाता था, अपने नोटबुक को देख लेता था एक बार कि, और अपने माइंड में ही सॉल्व करता था, क्योंकि लिखोगे बार बार मिटारोगे तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है कि एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगेगा, एंड दैट्स हाउ केमिस्ट्री मेरे 175 बने थे। सो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं बायोलॉजी पे, एंड बायोलॉजी में मेरे 350 बने थे। सो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट। अब 360 वाले भी होंगे लेकिन वो मेरी तरह वीडियोस नहीं बना रहे। सो जूलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एंड उसमें मेरे 180 आउट ऑफ 180 आए थे। तो जूलॉजी या पूरी कंप्लीट बायोलॉजी का मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक मटेरियल यूज करना है, दैट इज एनसीईआरटी। अब मैं अपने कोचिंग का एग्जांपल देता हूँ कि मैं पहले स्ट्रगल कर रहा था बायोलॉजी में कि मेरे स्कोर्स बढ़ नहीं रहे। तो मेरे सीनियर है, मैं उनसे पूछा, मतलब हमारे सेम ड्रॉपर बैच में थे लेकिन वो मेरे से 1 साल सीनियर थे। मैं उनसे एक बार ऐसे ही लॉबी में खड़े होकर पूछ रहा था कि भैया मैं अपने बायोलॉजी के स्कोर्स कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई एनसीईआरटी की तेरे को थॉरो रीडिंग करनी है। मैं कहा भैया मैं तो करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई जो हम लोग रीडिंग करते हैं ना, इट्स वेरी डिफरेंट कि जो असली में हम लोग को रीड कैसे करना रहता है, क्योंकि अभी क्लास 11th में आए हो एंड आपको ये पता ही नहीं होगा कि असली में एनसीईआरटी रीड कैसे की जाती है। उसकी लाइन बाय लाइन में आप एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो ये है क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी एंड इट्स प्रीटी इन अ मेस्ड अप कंडीशन राइट नाउ। अभी आप एक स्क्रीन पे एक पैराग्राफ देख रहे होगे विच इज फ्रॉम द चैप्टर सेल। यहाँ पे देखो पहली लाइन है सेल थियरी की कि इन 1838 Matthias Skellion, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। अब इसी क्वेश्चन में मैं ईयर चेंज कर दूं, इसकी जगह मैथियस स्केलियन की जगह स्केवान लिख दूं क्योंकि आपको पता है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एंड या फिर मैं इस क्वेश्चन में ही जर्मन बॉटनिस्ट की जगह ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कर दूं। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए हमारे स्टेटमेंट वाले कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है करेक्ट है वो पहचानने वाले। एंड दिस इज हाउ हम एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो जब भी अगली बार आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसकी लाइन बाय लाइन आपको एक्सरे की तरह स्कैन करनी है कि भाई उस पर्टिकुलर लाइन से तुम कितने क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। भाई मैंने तो मतलब लिटरली छोटा भी क्वेश्चन उसमें फ्रेम किया था। मतलब ऐसा एक एग्जांपल है सेल डिवीजन का मैंने इवन अपनी कॉपी में ये भी लिखा है कि सेल डिवीजन की टाइप्स कितने होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। आपको पता होगा ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैंने यहाँ तक इसको भी लिखा था कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूँ
ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सो अब बात करते हैं सम प्रो टिप्स की। अब फिजिक्स की मैं एक सबसे बेहतरीन प्रो टिप देना चाहता हूँ। आपको अपना रोज का एक टारगेट बनाना है कि मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं फिजिक्स की। अगर मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो मैं नीट की सीट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। आप अभी सोच रहे हो कि 30 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट एज अ सीनियर, अभी अगर आप क्लास 11th में हो, एज अ सीनियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई 30 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ, तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, तभी आप में डिसिप्लिन आएगा एंड तभी आप बहुत सारे क्वेश्चनों से इम्यून हो जाओगे, ताकि एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचो तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा होगा कि एक आध दो क्वेश्चन आएंगे कि बहुत आप पहली बार देख रहे हो या फिर आपको सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उसको ट्राई भी करोगे ना तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं उससे वो क्वेश्चन 100% लगेगा। क्योंकि नीट का पैटर्न ही ऐसा नहीं है ना कि नए नए क्वेश्चन फ्रेम करके लाएंगे। जेईई एडवांस का पेपर थोड़ी देने जा रहे हो भाई कि हर क्वेश्चन तुमको चेंज करके दे देगा एंड बोलेगा कि भाई पूरी अपनी साइंस झोंक दो इसमें एंड पूरा निकाल के दिखा दो भाई कि फिजिक्स में पूरा हर फॉर्मूला हर लॉ लगा दो। ऐसा थोड़ी होने वाला है भाई। तुम्हें 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पेपर भी इसी टाइप से सेट किया जाता है कि तुम पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आराम से विद इन द टाइम गिवन सॉल्व कर पाओ। अगर आपको एक बार में नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ाओ 20, 25 फिर 30 एंड फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो आप रिव्यू करने के लिए मार्क कर लो एंड उसके बाद एक दिन ऐसा चूज करो पूरे वीक का जिससे आप अपने टीचर से डाउट पूछ सको। क्योंकि भाई कोचिंग से मैंने देखा है कि टीचर्स को भाई वो लोग ऐसे मतलब यूज करते हैं ना कि जब भी तुम ब्रेक में जाओगे तो टीचर के अराउंड 5-6 बंदे तो मिलेंगे ही तुमको कि सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। सो एक वीक में एक दिन डिसाइड करो जिस दिन तुम्हारा टीचर खाली है, सो उनसे जाके अपने जितने भी डाउट्स है सब क्लियर कर लो। एंड एक और बात कि फिजिक्स का जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो तो आपको एक अपना फॉर्मूला चार्ट बनाना है एंड उस फॉर्मूला चार्ट में आपको सिंपल जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज है वो लिखने हैं एंड उसमें वो कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो आप को लगता है कि आप आगे जाके भूल जाओगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स लिख लो एंड ऐसे क्वेश्चन लिख लो कि मतलब जो बहुत ही टफ क्वेश्चन थे एंड आपके सर बोले या फिर आपके कोई भी टीचर आपको कोचिंग में बताया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली छाप लो भाई अपने फॉर्मूला बुक में। एग्जाम से पहले वो चीज पढ़ गया ना, बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का तो भाई सिंपल सा फंडा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का तो यही चीज रहेगा, फिजिक्स की तरह ही रहेगा। इसमें भी आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोज सुबह आपको जैसे ही आपके कोचिंग में या फिर आपकी क्लासेस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो तो आपको रोज सुबह का आधा घंटा आपको देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने में। क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ लेते हो ना नया नया, जब वो फ्रेश रहता है तब आपको बहुत अच्छा लगता है, हर क्वेश्चन बन रहा होता है। जैसे ही एक हफ्ता आप उसको छोड़ोगे एंड उसकी छोटी छोटी चीजें आप भूलने लगोगे, फिर आपको बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसमेंट लगने लगेगा कि भाई मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे, पहले बन रहे थे अब क्यों नहीं बन रहे। तो इनऑर्गेनिक वैसी है भी भाई, वो तुरंत मतलब क्या ही बताऊं, वो दिमाग से उतर जाता है तुरंत अगर आप उसको जरा सा भी छोड़ दो तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है एंड रोज का सिर्फ आधा घंटा ही तो देना है भाई। आधा घंटे में उठाओ भाई, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना है भी नहीं। अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते जाओगे ना तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कि हाँ भाई असली में रिएक्शंस क्या हैं या फिर डायरेक्टली जो डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में वो क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई इतना लोड मत लेना, बस वही बता रहा हूँ कि सारे नेम रिएक्शन आपको रटे होने चाहिए। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स रट लेना, सारे रिएक्शंस रट लेना एंड मैकेनिज्म तो रटने वाली चीज नहीं है, वो समझने वाली चीज है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है बार बार तो आप अपने केमिस्ट्री टीचर से बार बार वो चीज पूछो, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक मैकेनिज्म्स नहीं समझ में आएंगे ना तो फिर जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना उसको सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। लास्टली बायो के लिए एक ही प्रो टिप है कि एनसीईआरटी को जितना चाट सकते हो चाट डालो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो। क्योंकि भाई बाद में जब एग्जाम्स आने लगेंगे ना, जब अभी तो 11th में हो तो अभी थोड़ा डीप में पूछा जाता होगा आपके पेपर्स में, लेकिन जब आप 12th के बाद जब आप फाइनल टेस्ट सीरीज या फिर जितने भी मॉक पेपर लगाओगे ना नीट के लिए, तो उसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी के जो मोस्ट वॉलेटाइल चीजें होते हैं या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वही चीजें आती हैं पेपर में। तो अभी अगर आपके कोचिंग में स्कोर्स आपके बायोलॉजी में थोड़े लो हैं, बस इस वजह से लो है कि आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका ज्यादा लोड मत लेना। लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो जरूर लोड लेने की जरूरत है एंड उसको एनसीईआरटी में मार्क कर लेना कि ये मेरा क्वेश्चन एक बार गलत हो चुका है, इस लाइन का ये क्वेश्चन है, सो ताकि आगे चल के वो गलती ना हो। क्योंकि अगर वो गलती आप बार बार कर रहे हो ना तो वो गलती नहीं, वो अपराध बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड ऐसे कीप सपोर्टिंग, कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग। बाय बाय।